Hello students, welcome to my channel. Today I am explaining the Kepler law of planetary motion. ग्रहों का केपलर की थ्योरी, ग्रहों के ग्रह जो चारों तरफ ब्रह्मांड में मोशन करते हैं, गति करते हैं, उनके नियम केपलर के हिसाब से, केपलर की थ्योरी के हिसाब से। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ये उसने जो डेवलप किया था वो इसी केपलर थ्योरी के आधार पर उसने डेवलप किया था। हालांकि केपलर ने जो थ्योरी बताई उसको वो कोई प्रिंसिपल नहीं बता पाया, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, लेकिन उसने थ्योरी बताई थी, उसी का यूज करके न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द न्यूटन वाज explained on the basis of the law of Kepler law of planetary motion. Though the proof for his law, Kepler was not able to give the proof for this law. But even though that is applicable, on the basis of that Kepler law, Newton derived the law of gravitation. Law of gravitation के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था, that the two bodies always attract to each other, that is tendency of both of the bodies. If they are separated by a distance d and their masses are m1 m2, the force of attraction applied one body to the another is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. ये आपको मैंने बताया कि दो बॉडी जो एक दूसरे से d दूरी पे रखी हो, तो उनके बीच में न्यूटन के हिसाब से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, जिसके हिसाब से दो बॉडी एक दूसरे को अपने ओर खींचती हैं एक बल से, जिसको गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स की वैल्यू, उनकी मात्रा उन दोनों के द्रव्यमानों के, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट वाज द लॉ जो न्यूटन ने दिलाया था, जो इसके ऊपर बेस्ड था। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ये थ्योरी अब मैं आपको बता रही हूँ ये क्या थी। एक्चुअली क्या था, केपलर ने ये एज्यूम किया था, हालांकि वो उसका प्रूफ नहीं कर पाया, इवन तो उसने ये एज्यूम किया था कि एवरी प्लैनेट, जितने भी ग्रह हैं, वो सूरज के चारों तरफ इलिप्स के, इसको कहते हैं इलिप्स, इसके पथ पे चलती है, इस पथ पे चलती है, अंडाकार शेप में होता है, जिसकी दो फोकस होती है, यानी दो सेंटर मान लीजिए ये बनती है। इसके एक सेंटर पर सन होता है। दैट वाज एज पर द केपलर थ्योरी। केपलर की थ्योरी के हिसाब से उसने क्या परिकल्पना की थी, व्हाट ही हैज एज्यूम, वो मैं आपको बता रही हूँ कि द पाथ ऑफ अ प्लैनेट और ईच एंड एवरी प्लैनेट रोटेट राउंड द सन, सन के चारों तरफ रोटेट करता है इन अ इलिप्टिकल पाथ, एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। और ये इस इलिप्टिकल पाथ में इस तरह से घूमता है। ये इलिप्टिकल पाथ की दो फोकस होती हैं, जिसमें से एक पर सन बैठा होता है। पहला बात उसने ये बताया, फर्स्ट। ओके, दूसरा उसने ये बताया दैट द डिस्टेंस ट्रेस्ड बाय, इफ वी ज्वाइन द पोजीशन ऑफ द सन बाय द प्लैनेट, इट मींस दिस। ज्वाइन किया, अब ये रोटेट करेगा, वो जब रोटेट करेगा तो वो जो रोटेशन, उसका स्पीड इस तरह से होगी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ द टाइम बाय दिस लाइन ज्वाइनिंग। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन में। यहां से लेके यहां तक जब ये गया एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम में, ठीक है, और अगर वो इस पोजीशन पे आता है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, अब ये दूरी चेंज हो गई है, तो ये इस तरह से मोशन करता है कि डिस्टेंस ट्रेस्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम ऑन दिस इलिप्टिकल पाथ इज सेम, यानी ये वाला टाइम, ये वाली एरिया इस एरिया के बराबर होगा। पास होगा तो भी इस तरह से हो जाएगा, पास होगा तो फर्स्ट पोजीशन ही हो जाएगी और सेकंड पोजीशन ही होगी। यानी यहाँ पे पास में नेचुरल की स्पीड बढ़ जाएगी और जैसे दूर उसकी स्पीड कम हो जाएगी
और एरिया इस तरह से होगा कि ये एरिया जो ट्रेस्ड है, जो डिस्टेंस हमने सन की पोजीशन से पोजीशन ऑफ द प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसमें जितना एरिया ट्रेस कवर करना है वो बराबर होता है, ओके, फॉर द कांस्टेंट इंटरवल ऑफ द टाइम। तो जब कांस्टेंट इंटरवल होता है, जब टाइम में इसी समय में ये वाला डिस्टेंस ट्रेस कर रहा है, इसी समय में ये वाला डिस्टेंस ट्रेस कर रहा है, इसी समय में ये वाला डिस्टेंस ट्रेस कर रहा है, और ये वाला एरिया भी इसके बराबर तो ना, नेचुरल यहाँ स्पीड कम होगी क्योंकि एरिया लंबी हो जाएगी, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ कम होगी, स्पीड उसकी बदलती करती रहती। दैट इज एज पर कैपलर लॉ, पहली बात। उसके बाद थर्ड उसने ये प्रूव किया था, थर्ड उसने ये किया, अगर सपोज समहाउ if the total time taken in one motion by the planet round the sun, एक किसी ग्रह के द्वारा सन के चारों तरफ घूमने में लिया गया समय t मान लिया जाए, और उसका एवरेज यहाँ पे देखिए ये वाली पोजीशन, उसका डिस्टेंस सन के हिसाब से पोजीशन के हिसाब से उसकी दूरी जो है लगातार बदल रही है, उसको एवरेज r मान लिया जाए, ठीक है। टाइम टेकन इन t, if t is the time taken, time for one circle, one circle of the ellipse, एक rotation, one rotation, not circle, one rotation of the ellipse, time taken for one rotation of the ellipse is t, and we assume that average distance of planet का एवरेज दूरी, देखिए यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ थोड़ी और ज्यादा हुई, यहाँ और ज्यादा हुई, फिर कम हो गई, फिर इस तरह से होती है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, अगर r मान ली जाए, इफ r is r, then r क्यूब अपॉन t स्क्वायर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट। इस तरह से मोशन करती है कि r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज कैपिलर कांस्टेंट। इसको कैपिलर कांस्टेंट कहते हैं। इसको कैपिलर कांस्टेंट कहते हैं, KPLR, कैपिलर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज कैपिलर कांस्टेंट। इसी थ्योरी का यूज किया न्यूटन ने, और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव किया दैट फोर्स इन बिटवीन टू बॉडीज, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, always attractive in nature, is inversely proportional to the distance and directly proportional to the product of the masses. अब इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, एक प्लैनेट, ये मैं उसने न्यूटन ने कैसे प्रूव किया इसका यूज करके वो मैं बता रही हूँ। ये प्लैनेट है m वेट का, ये सूरज का सेंटर है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब कोई सर्कुलर मोशन में प्लैनेट रोटेट करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो फोर्स mv² अपॉन r होता है ना, mv² अपॉन r, और m इज द मास ऑफ द बॉडी जो अपने ओर खींच रही है। मैं इस पर्टिकुलर बॉडी पर लगने वाला फोर्स बता रही हूँ, ओके। ये इसे भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज mv² अपॉन r, ओके। v की वैल्यू क्या हुई, v is the velocity, and if t is the time period, it means 2 pi r upon t is equal to v. It means v² की जगह हम लिख सकते हैं, एक सर्कल में चला गया डिस्टेंस टू, अगर यहां से लेके यहां तक वापस गया, टाइम पीरियड t है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 2 pi r upon t। तो v can be written for this as 2 pi r upon t. It means f can be written as m into v square is equal to 2 pi r square upon t square into r, और ऑलरेडी है, it means 4
पाई स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी इंटू आर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब हम केपलर थ्योरी के हिसाब से अपॉन टी स्क्वायर ऑल्सो, टी स्क्वायर, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाई आर, देन विल गेट हियर कितना मिलेगा 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर क्यूब, एक आर से आर स्क्वायर था इंटू एक आर गुणा कर दिया अपॉन आर था, एक आर और गुणा कर दिया, टी स्क्वायर था ही था, टी स्क्वायर ऑलरेडी था। तो दिस इन दिस केस दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर क्यूब बाई 3 टी की पावर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट, बिल्कुल सही। दिस इज केपलर कांस्टेंट, इसको भी कांस्टेंट से कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज आल्सो कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, mass of the planet is also constant. It means whole this quantity is constant. It means F will be proportionate to equal to a constant, capital कोई भी constant मान लीजिए, constant upon R or R square. It means we can say F is proportional to 1 upon R square. यही आपके ग्रेविटेशन में न्यूटन ने इस्तेमाल किया था कि force is between two bodies of mass m is inversely proportional to the distance of their masses. ये r क्या है? r is the distance of, because this is the mass, center of mass of the earth and this is small body. तो इनकी बीच की दूरी r। तो ये वाली बात आपको ये केपलर की थ्योरी को यूज करके इसने ये बताया था। ओके, अब ये क्वेश्चन होता है एक और चीज, सपोजिंग जी और कैपिटल जी स्मॉल जी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। कैपिटल जी और स्मॉल जी, अगर सपोज एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक सर्कमफ्रेंस पे मास रखा है एम, यहां पे रखा है एम, उसके लिए जी की वैल्यू यहां से जी की वैल्यू अब कितनी होगी, या वही होगी अगर हम इसको ऊपर ले जाए, तो इस बॉडी को यहां ले जाए, ये सेकंड पोजीशन में यहां ले जाए, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन। बॉडी अर्थ पे रखी है तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम ऊपर ले जाए तो कितनी होगी, और अगर नीचे ले आए तो कितनी होगी। क्या वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करती है बॉडी की सिचुएशन पे, बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारा जो फोर्स है एफ, ये डिपेंड किस पे होता है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम mg लिखते हैं, तो दिस इज m1 के ऊपर ये m2 वाले अर्थ की बॉडी है, me लिख देते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 me अपॉन रेडियस ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे रखी है बॉडी, तो ये जी m1 कट जाएगा, तो g विल बी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए जी me क्या, अर्थ का वेट जो कांस्टेंट होता है, नहीं बदल सकता, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट ये भी बताएंगे, और आर रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी नहीं बदल सकता। इट मींस ये अर्थ के सर्कमफ्रेंस पर इसकी ग्रेविटेशन की वैल्यू आर पे डिपेंड करती है, जब तक ये बॉडी अर्थ के सर्कमफ्रेंस पे है। अगर हम ऊपर इस बॉडी को यहां सेकंड पोजीशन पे लेके आए, इसके अपने मास में कहीं इसका अपना मास भी नहीं है, यानी जी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है डाउनवर्ड, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल एम नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, अर्थ की मास पे, जो वेरी नहीं हो रहा, लेकिन एक और चीज पे डिपेंड करता है, कैपिटल आर पे। आर इज द रेडियस,
लेकिन जब वो सर्कमफ्रेंस पे रहता है तो आर ही रहेगा, लेकिन जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसको इस पोजीशन पे, तो ये डिस्टेंस जो है जहाँ पे अर्थ का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम दैट बॉडी गेट इंक्रीज बाय आर प्लस एच। ये वेरी करेगी क्योंकि ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास सिचुएटेड ऑफ एम सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के तल पर रखी हुई वस्तु का द्रव्यमान बटे पृथ्वी का द्रव्यमान जो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है उसकी दूरी, वो तो रेडियस के बराबर है क्योंकि पृथ्वी के धरातल पे रखी हुई है बॉडी। When the body shifted upward, जब बॉडी अपवर्ड होगी, then the distance between the mass situated m g and the weight of the earth is increased by r plus h. This get increased, यानी g की वैल्यू तब रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अगर इनसाइड अगर हम जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, that distance will be r minus h, यानी हम मान लो h नीचे घुस जाते हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ पे थर्ड पोजीशन आ जाएगी बॉडी की, तो सेंटर से वो r माइनस एच दूरी पे हो जाएगा, तब इसकी जगह r माइनस एच डिपेंड होगा। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू masses, mass of the earth and the body, mass of the body is changing, so that we can say g will depend upon the distance and it gets changed from one place to another. एक दूरी से दूसरी दूरी पे अगर हम ले जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी। और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी ऊपर से फेंकी जा रही है तो उसकी स्पीड में आने वाली वृद्धि की दर, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करती है हम कहाँ से उस बॉडी को जी को कहाँ मेजर करें, उसके अपने डिपेंड मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बहुत भारी बॉडी हो चाहे बहुत हल्की बॉडी हो, एक ही सिचुएशन पे होंगे तो उनको स्मॉल जी एक सा होगा। लेकिन वही बॉडी अगर किसी और अंदर पृथ्वी के अंदर लेके जाए तो उसके ऊपर स्मॉल जी अलग होगा, पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर लेके जाए तो उसके ऊपर जी अलग होगा। स्मॉल जी की बात है। कैपिटल जी कैसे कांस्टेंट रहता है, कैपिटल जी इस तरह से कांस्टेंट रहता है। देखिए कैपिटल जी की वैल्यू क्या आती है, अगर ये हम यहां से ही निकालें, अगर सपोज मान लेते हैं कैपिटल जी की वैल्यू ये आएगी एफ, इसको देखिए इस फॉर्मूले में एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। कैपिटल जी कांस्टेंट क्यों रहेगा ये बताइए। अगर m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 is also equal to 1 kg and r is equal to 1 meter, so F will be equal to G. So definition of G is that force, definition of G, capital G is that force that works between two masses of 1 gram separated by the distance of 1 meter. तो आप ये वाला प्रैक्टिकल चाहे अर्थ के ऊपर करें चाहे ब्रह्मांड में करें, wherever you are doing this practical, either on moon or the earth, the body, both the body should be of 1 gram and distance between them should be 1 meter, and that force of attraction that work in between them is known as capital G. It will remain same because किसी और चीज पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कंडीशन लगा रखी है कि वो फोर्स, फिर से सुनिए ध्यान से, that force that is working between two individual bodies of 1 kg separated by the distance of 1 meter, bas, nothing else. It means it simply depends upon the weight of the bodies, which should be only 1 kg and should be separated by 1 meter. That force of attraction is the value of capital G, and वो generally होती है, कितनी होती है, 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton. Newton meter square per kg. न्यूटन मीटर का पर केजी स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। स्मॉल जी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, स्मॉल जी क्यों चेंज होता है, फिर से सुनिए। बॉडी यहाँ रखी है, ये अर्थ है, अर्थ का कंसंट्रेशन यहाँ पे है,
बॉडी यहाँ रखी है, इन दोनों का बीच का दूरी स्मॉल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसलिए जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ आ जाती है तो इसकी मास ऑफ द अर्थ वही रहेगा, जी रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस एच से अगर बढ़ जाता है तो रेडियस की दूरी आर प्लस एच हो जाएगी। डिस्टेंस दोनों बॉडी के वेट के कॉन्सेंट्रेशन की दूरी एच प्लस आर हो जाएगी। और अगर सपोज अर्थ के अंदर चला जाता है तो इसकी बॉडी ये यहाँ पे आ जाती है तो इसकी ये वाली दूरी आर माइनस एच हो जाएगी। इट मीन जी वेरी करता है लेकिन एच वेरी नहीं करता, डिपेंड करता है ऑन द मास ऑफ द अनदर बॉडी। अगर हम सपोज मून पे जाके ये प्रैक्टिकल करें तो यहाँ रेडियस ऑफ द मून स्मॉल होगा, रेडियस मास ऑफ द मून स्मॉल होगा और वहां पे जी की वैल्यू अलग आएगी। और ये आप नोट कर लीजिए, द ग्रेविटेशन जी वैल्यू ऑफ मून अर्थ की जी की वैल्यू की 1/6 होती है। अर्थ जी स्मॉल जी फिर से देखिए क्या बताया मैंने, दैट स्मॉल जी at earth is greater than small g at moon. Small g at moon is 1/6 of small g of earth. ये नोट करके रखिए, ये आप नोट करके रखिए। ओके, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने पूरी कोशिश की है और मजा आया होगा आपको इस चैप्टर को समझने में। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं, दिस ओनली फॉर द क्लास 9, सो दैट थोड़ा वास्ट में मैं नहीं गई हूँ, जितना कोर्स है उतना ही पढ़ाया है, लेकिन जो आए वो समझ में आना चाहिए। केपलर लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं अगला न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं इनको रिपीट कराती जाती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में वो चैप्टर पूरी अच्छी तरह बच जाए, आप गलती ना करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी एंड गिव द कमेंट्स। और दूसरे लोगों को पढ़ाइए, दूसरों को बताइए, वो भी मेरा चैनल देखें, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आपको मोटिवेट करती हूँ। नया नंबर लेके आइए, 10th में और अच्छे चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तो 9th ही शुरू किया है, अभी इसके पहले मैं 10th भी शुरू करूंगी। 10th के बच्चों भी डिस्करेज ना हुए, उनके लिए भी मैं नए चैप्टर शुरू कर रही हूँ, पहले टू 9th क्लास। फिलहाल ये जो मेरे अभी तक के जो वीडियो है वो सब 9th क्लास से ही रिलेटेड है और रिलेटेड विद द फिजिक्स है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।